हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, ये क्लास 12th की बायोलॉजी अध्याय 10 की बात हो रही है और इसके कुछ पार्ट की वीडियो हम पहले ही चैनल में सेंड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके चैनल में विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। ये सब हम एक देख चुके हैं पहले की वीडियो में। तो आज हम देखेंगे, आज की क्लास जीन चिकित्सा से स्टार्ट करेंगे। जीन चिकित्सा। अब जीन चिकित्सा क्या है? यदि एक व्यक्ति आनुवंशिक रोग के साथ पैदा हुआ है तो क्या इस रोग के उपचार हेतु कोई चिकित्सा व्यवस्था है कि नहीं है? जीन चिकित्सा ऐसा ही एक प्रयास है। जीन चिकित्सा में उन विधियों का सहयोग लेते हैं जिनके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों का सुधार किया जाता है। उसमें रोग के उपचार हेतु जीनों को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। आनुवंशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार हेतु सामान्य जीन की व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उसके कार्यों को संपन्न करते हैं। जीन चिकित्सा का पहल प्रयोग वर्ष 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डीएमिनेज एडीए की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य के लिए अति आवश्यक होता है। उपरोक्त समस्या जो एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज के लिए जिम्मेदार है, जो इसके लोप होने के कारण होता है। कुछ बच्चों में एडीए की कमी का उपचार अस्थिमज्जा के प्रत्यारोपण से होता है, जबकि दूसरे में एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा उपचार किया जाता है, जिसमें सुई द्वारा रोगी को सक्रिय एडीए दिए जाता है। उपरोक्त दोनों विधियों में यह कमी है कि ये पूर्णतः रोगनाशक नहीं है। जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के रक्त से लसिकाणु को निकालकर शरीर से बाहर संवर्धन किया जाता है। सक्रिय एडीए का cDNA पश्च विषाणु संवाहक का प्रयोग कर लसिकाणु में प्रवेश कराकर अंत में रोगी के शरीर में वापस कर दिया जाता है। कोशिकाएं मृतप्राय होती हैं, इसलिए आनुवंशिक निर्मित लसिकाणु को समय समय पर रोगी के शरीर से अलग करने की आवश्यकता होती है। यदि मज्जा कोशिकाओं से विलगित अच्छे जीनों को प्रारंभिक भ्रूणी अवस्था की कोशिकाओं से उत्पादित एडीए में प्रवेश करा दिए जाएं तो यह एक स्थायी उपचार हो सकता है। रोग के प्रभावी उपचार के लिए उसकी प्रारंभिक पहचान व उसके रोग क्रिया विज्ञान को समझना अति आवश्यक होता है। उपचार की परंपरागत विधियों, सीरम व मूत्र विश्लेषण आदि का प्रयोग करते हुए रोग का प्रारंभ में पता लगाना असंभव नहीं है। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया व एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक अमापन एलाइजा कुछ ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा रोग की प्रारंभिक पहचान की जा सकती है। रोगजनक जीवाणु, विषाणु आदि की उपस्थिति का सामान्यतः तब पता चलता है जब उसके द्वारा उत्पन्न रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। उस समय तक रोगजनक की संख्या शरीर में पहले से काफ़ी अधिक हो चुकी होती है। जब बहुत कम संख्या में जीवाणु या विषाणु उस समय जब रोग के लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, तब उनकी पहचान पीसीआर द्वारा उनके न्यूक्लिक अम्ल के प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन द्वारा कर सकते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि पीसीआर द्वारा डीएनए की बहुत कम मात्रा की पहचान कैसे की जा? संदेहात्मक एड्स रोगियों में एचआईवी की पहचान हेतु पीसीआर आजकल सामान्यतः उपयोग में लाया जा रहा है। उसका उपयोग संदेहात्मक कैंसर रोगियों के जीन में होने वाले उत्परिवर्तनों को
पता लगाने में भी किया जा रहा है। यह एक उपयोगी तकनीकी है जिसके द्वारा बहुत सारी दूसरे आनुवंशिक दोषों की पहचान की जा सकती है। डीएनए या आरएनए की एकल श्रृंखला से एक विकिरण सक्रिय अणु संपरिचित्र जुड़कर कोशिकाओं के क्लोन में अपने पूरक डीएनए से संकरित होते हैं, जिसे बाद में स्व-विकिरणी चित्रण ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा पहचानते हैं। क्लोन जिसमें उत्परिवर्तित जीन मिलते हैं छायाचित्र पटल फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि संपरिचित्र प्रोब व उत्परिवर्तित जीन आपस में एक दूसरे से पूरक नहीं होते हैं। एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक अमापन एलिजा प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। रोगजनकों के द्वारा उत्पन्न संक्रमण प्रतिजनों प्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स आदि की उपस्थिति या रोगजनकों के विरुद्ध संश्लेषित प्रतिरक्षी की पहचान के आधार पर की जाती है। परजीवी जंतु ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऐसे जंतुओं जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त बाहरी जीन व्यवस्थित होता है जो अपना लक्षण व्यक्त करता है, उसे परजीवी जंतु कहते हैं। परजीवी चूहे, खरगोश, सुअर, भेड़, गाय व मछलियाँ आदि पैदा हो चुके हैं। उसके बावजूद उपस्थित परजीवी जंतुओं में 95% से अधिक चूहे हैं। उस तरह के जंतुओं का उत्पादन क्यों किया जाता है? इस तरह के परिवर्तन से मानव को क्या लाभ है? अब हम कुछ सामान्य कारणों का पता करेंगे। विकास परजीवी जंतुओं का निर्माण विशेष रूप से इस प्रकार किया जाता है जिनमें व इनका शरीर के विकास व सामान्य कार्यों वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरणार्थ, विकास में भागीदार जटिल कारणों जैसे इंसुलिन की तरह विकास कारक का अध्ययन दूसरी जाति स्पीशीज के जीन्स को प्रवेश कराने के उपरांत उपरोक्त कारकों के निर्माण में होने वाले परिवर्तनों से कारकों के शरीर में जैविक भूमिका के बारे में सूचना मिलती है। रोगों का अध्ययन अनेकों परजीवी जंतु इस प्रकार निर्मित किए जाते जिनसे रोग के विकास में जीन की भूमिका क्या होती है, यह विशिष्ट रूप से निर्मित है, जो मानव रोगों के लिए नमूनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं ताकि रोगों के नए उपचारों का अध्ययन हो सके। वर्तमान समय में मानव रोगों कैंसर, पुटी, रेशमायता, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड संधिशोथ व अल्जाइमर हेतु परजीवी नमूने उपलब्ध हैं। जैविक उत्पाद कुछ मानव रोगों के उपचार के लिए औषधि की आवश्यकता होती है जो जैविक उत्पाद से बनी होती है। ऐसे उत्पादों को बनाना अक्सर बहुत महंगा होता है। परजीवी जंतु जो उपयोगी जैविक उत्पाद का निर्माण करते हैं उनमें डीएनए के भाग जीनों को प्रवेश कराते हैं जो विशेष उत्पाद के निर्माण में भाग लेते हैं। उदाहरण, मानव प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग एम्फीसीमा के निदान में होता है। ठीक उसी तरह का प्रयास फिनाइल कीटोन्यूरिया पीकेयू व पुटी रेशमायता के निदान हेतु किया गया है। वर्ष 1977 में सर्वप्रथम परजीवी गाय रोजी मानव प्रोटीन संपन्न दुग्ध 2.4 ग्राम प्रति लीटर इस दूध में मानव अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन मिलता है जो मानव शिशु हेतु अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व है जो साधारण गाय के दूध में नहीं मिलता है। टीका सुरक्षा टीकों का मानव पर प्रयोग करने से पहले टीके की सुरक्षा जांच के लिए परजीवी चूहों को विकसित किया गया। पोलियो टीका की सुरक्षा जांच के लिए परजीवी चूहों का उपयोग किया जा चुका है। यदि उपरोक्त प्रयोग सफल व विश्वसनीय पाए गए तो टीका सुरक्षा जांच के लिए बंदर के स्थान पर परजीवी चूहों का प्रयोग किया जा सकेगा। रासायनिक सुरक्षा परीक्षण यह
अविषालुता सुरक्षा परीक्षण कहलाता है। यह वही विधि है जो औषधि अविषालुता परीक्षण हेतु प्रयोग परजीवी जंतुओं में मिलने वाले कुछ जीन इसे अविषालु पदार्थों के प्रति अति संवेदनशील बनाते हैं, जबकि अपरजीवी जंतुओं में ऐसा नहीं है। परजीवी जंतुओं को अविषालु पदार्थों के संपर्क में लाने के बाद पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। उपरोक्त जंतुओं में अविषालुता परीक्षण करने से कम समय में परिणाम प्राप्त हो जाता है। नैतिक मुद्दे। मानव जाति द्वारा अन्य जीवधारियों से हित साधन बिना विनियमों के और अधिक नहीं किया जा सकता है। सभी मानवीय क्रियाकलापों के लिए जो जीवधारियों के लिए असुरक्षात्मक या सहायक हो, उनमें आचरण की परख के लिए कुछ नैतिक मानदंडों की आवश्यकता है। ऐसे मुद्दों में नैतिकता से इनमें जैव वैज्ञानिक महत्व भी है। जीवों के आनुवांशिक रूपांतरण के तब अप्रत्याशित परिणाम निकल सकते हैं। भारत सरकार ने ऐसे संगठनों को स्थापित किया है जैसे कि GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी अर्थात आनुवांशिक अभियांत्रिकी संस्तुति समिति, जो कि GM अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता तथा जन सेवाओं के लिए GM जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा आदि के बारे में निर्णय लेगी। जन सेवा जैसे कि आहार व चिकित्सा स्रोतों हेतु में जीवों के रूपांतरण उपयोगिता जो इनके जीवों के लिए अनुमत एकस्व की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। जनमानस में इस बात को लेकर आक्रोश है कि कुछ कंपनियां आनुवांशिक पदार्थों, पौधों व अन्य जैविक संसाधनों का उपयोग कर बनने वाले उत्पाद व तकनीकी के लिए एकस्व पेटेंट प्राप्त कर रहे हैं, जबकि यह बहुत समय पहले से विकसित व पहचानी जा और किसान तथा विशेष क्षेत्र या देशों के लोगों द्वारा इनका उपयोग किया जा रहा है। धान एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है जिसके बारे में हजारों वर्ष पूर्व एशिया के कृषि के इतिहास में वर्णन मिलता है। एक अनुमान के अनुसार केवल भारत में धान की लगभग 2 लाख किस्में मिलती हैं। भारत में धान की जो विविधता है वह विश्व की सर्वाधिक विविधताओं में से एक है। बासमती धान अपनी सुगंध व स्वाद के लिए मशहूर है और इसकी 27 पहचानी गई किस्में भारत में उगाई जाती हैं। पुराने ग्रंथों, लोक साहित्य व कविताओं में बासमती का वर्णन मिलता है, जिससे यह पता चलता है कि यह कई सौ वर्ष पहले से उगाया जा रहा है। वर्ष 1977 में एक अमेरिकी कंपनी ने बासमती धान पर अमेरिकन एकस्व ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था। इससे कंपनी बासमती की नई किस्मों को अमेरिका व विदेशों में बेच सकती है। बासमती की यह नई किस्म वास्तव में भारतीय किसानों की किस्मों से विकसित की गई थी। भारतीय बासमती को अर्धबौनी किस्म से संकरण कराकर नई खोज या एक नई उपलब्धि का दावा किया था। एकाधिकार के लागू होने के बाद इस एकाधिकार के तहत अन्य लोगों द्वारा बासमती का विक्रय प्रबंधित हो सकता था। मल्टीनेशनल कंपनियां व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। बहुत सारे औद्योगिक राष्ट्र आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न हैं, लेकिन उनके पास जैव विविधता एवं परंपरागत ज्ञान की कमी है। इसके विपरीत विकसित व अविकसित विश्व